हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। रैमॉक सीरीज जो कि एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के लिए एक 10 मॉक टेस्ट की सीरीज है। इसके 5वें मॉक के साथ मैं आपके सामने हूं। इस वीडियो को देखने के पहले सबसे पहला आपको जो कार्य करना है वो ये करना है कि देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका यूजर नेम, अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे कि यूजर नेम टाइप करेंगे @RamoSirOfficial, तो जो टेलीग्राम चैनल मिलेगा उस पे आपको इसकी क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। उसको खुद से सॉल्व करिए। खुद से सॉल्व करने के बाद देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कितने करेक्ट गए आपके इस मॉक 5 में। उसके बाद आप इन वीडियो सॉल्यूशंस को देखिए 2x की स्पीड पे। बहुत लाभ होगा। आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे ही जाएंगे हर क्लास में। कैलकुलेशन टेक्निक्स, अप्रॉक्सीमेशन करने का तरीका, कुछ नए सवालों को करने की विधि और कुछ पुराने सवालों को करने की नए तरीके। तो ओवरऑल स्कोर इंप्रूवमेंट आपका एग्जाम में होना तय है। साथ ही साथ मिक्स क्वेश्चंस हैं 25, तो एक बढ़िया रिवीजन भी आपका होगा। इस तरह से हम लोग 10 मॉक टेस्ट आपको देंगे। ऑलरेडी हमने 4 मॉक टेस्ट पहले ही करा रखे हैं, इनका वीडियो सॉल्यूशन भी डाला जा चुका है। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप इनकी भी लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक भी दी हुई है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। 2 चीजें आपको करनी है। एक तो इस क्लास को बहुत अच्छे से फॉलो करिए, इस मॉक सीरीज को। क्लास के बाद अपना जो भी मॉक का आपका स्कोर रहा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस मॉक 5 का डिस्कशन करते हैं। बेहतरीन सवाल हैं 25 और मजा आ जाएगा आपको। तो देखिए, पहला सवाल जो आपके सामने है, जरा गौर से देखते हैं कि ये सवाल क्या है। कह रहा है एक आदमी 95 किलोमीटर अपस्ट्रीम 81 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 8 घंटे में। कह रहा है दोबारा से फिर से वो 2 गुना जाएगा 76 किलोमीटर का अपस्ट्रीम और 135 किलोमीटर जाएगा डाउनस्ट्रीम, और इसमें उसको टाइम कितना लगेगा? 13 घंटे लगने वाले हैं। आपको बताना है कि वैल्यू u+2v की क्या है किलोमीटर पर आवर में। u कह रहा है कि आपका बोट का स्पीड है और जो v है आपका, वो आपका स्ट्रीम का स्पीड है। राइट? तो ये देखिए सवाल क्या है, मैं यहां पर लिख के आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एक केस हमारा है अपस्ट्रीम का और एक केस हमारा है डाउनस्ट्रीम का, और ये टाइम है। तो मैं वैल्यू लिख रहा हूं 95 किलोमीटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कितना है 81, टाइम लगा है 8 घंटे। फिर 76 का दुगना होता है 152 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 135 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, टाइम लगा है भैया देखो 13 घंटे। अब सबसे पहला कार्य हम ये करते हैं कि अगर हम इसको यूज करके, इस इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे उसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप इसको देखिए, तो ये क्या है 19 5 95 और ये 19 8 152 है। तो एक तरह से इनका रेशियो क्या है 5:8 का है। अगर मैं इसको 8 से गुणा कर दूं और मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो क्या होगा आप समझ रहे हो, क्योंकि ये 5:8 में है। अगर मैं 8 और 5 से गुणा करके और इसको घटा दूं, मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 1 को मैं 8 से गुणा करूं और इक्वेशन 2 को मैं 5 से गुणा करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो देखो क्या होगा, ये कट जाएगा क्योंकि 8:5 5:8, तो ये कैंसिल हो गया। अपस्ट्रीम साइड की डिस्टेंस खत्म। डाउन स्ट्रीम साइड की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 81 इंटू 8 और यहां मिलेगी 135 इंटू 5। 81 को अगर आप 8 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 648। 135 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 675। अच्छा, इन दोनों का मुझे अंतर निकालना है, तो आप अंतर करेंगे तो ऐसे आएगा वैल्यू। इधर आप अंतर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8 28 64 और यहां पर जो वैल्यू आपकी आएगी 5 65। तो 64 माइनस 65 करेंगे तो -1 मिलेगा। अब इस अंतर को अगर आप समझें तो ये -27 है और ये -1 है। आप अगर माइनस माइनस हटा लें तो आपको हो गया 27 और 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये 0 बन गया है, 27 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा लगता है।
तो डाउन स्ट्रीम केस में जो आपकी स्पीड होगी वो बोट प्लस स्ट्रीम होगी, यानी u प्लस वी की वैल्यू क्या आ गई 27 किलोमीटर 1 घंटा, यानी 27 किलोमीटर पर आवर। अभी आपको पता है मजेदार बात क्या, उत्तर आ चुका है। उत्तर अब 31 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर u प्लस बी जो कि डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो अगर 27 आई है और मुझे u प्लस टू वी निकालना है, u प्लस टू वी निकालना है, यानी करंट की स्पीड और जोड़ना है। 27 से अधिक आंसर होगा और 27 से अधिक सिर्फ एक ही आंसर है 31, तो आपका उत्तर यहीं आ चुका है। लेकिन मान लिया आप कहते 27 से अधिक 2 आंसर होते तो आगे कैसे सॉल्व करते ये मैं दिखाता हूं। अब जैसे ही ये u प्लस बी यानी डाउन स्ट्रीम केस की स्पीड मुझे 27 मिल गई, मैं पहली इक्वेशन में जाऊंगा, मैं कहूंगा 81 किलोमीटर अगर मैं 27 की स्पीड से चलूं तो मुझे लगेगा भैया देखो 3 घंटा, टोटल 8 घंटे हैं, इसका मतलब यहां मुझे लगता है 5 घंटा। तो अप स्ट्रीम के केस की जो स्पीड बनेगी वो बनेगी 95/5 यानी 19 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप कह सकते हो अप स्ट्रीम तो u माइनस बी बनेगा, बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड, ये 19 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। तो एक 27 एक 19 अगर है तो यहां से मैं सॉल्व कर सकता हूं v की वैल्यू। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो 27 में 19 जाएगा 8 मिलेगा और ये 2b बनेगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये 4 आ गया। तो आप खुद देख लीजिए v की वैल्यू 4 आ गई। अब अगर मुझे u प्लस टू बी निकालना है मान लिया तो u प्लस बी तो ऑलरेडी 27 है, इसमें हमने क्या किया 4 जोड़ दिया 31 आ गया। पर इस सवाल में ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये जानकारी कि u प्लस वी करना है। u प्लस बी डाउन स्ट्रीम स्पीड है जो कि 27 है, तो मेरा आंसर 27 से बड़ा होगा। तो सिर्फ एक उत्तर संभव है और वह है 31 यानी बी। अच्छा सवाल है, कैसे समय बचाना है इसको समझिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। भैया देखो 9,000 रुपए पे अगर मैं रेट x% लेता हूं 1.5 वर्ष के लिए तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ईयरली कंपाउंडिंग की गई है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है इसी सम पर सेम रेट पर सेम पीरियड के लिए, लेकिन कंपाउंडिंग क्या कर ली है भैया, हाफ ईयरली करनी है। तो आप ये कहेंगे कि देखिए यहां पर पहला केस जो है जहां ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, यहां पर ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट x% है और अगला जो आधा वर्ष होगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट x/2% हो जाएगा। दूसरे केस में हमें क्या करना है, बेसिकली अगर 1.5 साल में मैं हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करूंगा तो ये 3 बार x/2% लगने वाला है। ये कुल मिला के आपकी स्टोरी बनने वाली है। अब आप कहोगे जब तक मैं x नहीं निकाल पाऊंगा तब तक तो आंसर नहीं बनेगा। अब x कैसे निकलेगा ये समझिएगा। पहले केस में जो 2275.2 का इंटरेस्ट मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले केस में 9,000 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो मैं 90 से डिवाइड करूं तो परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9,000 इंटू 100 करोगे 2 जीरो कटेगा। अब इसको जरा काटिए और देखिए क्या वैल्यू मिलेगी। तो आप कहोगे 9 दूनी 18, 4 22 47, 9 बचे 45 हो गया, 2 बचा, 9 दूनी 18, 7 25 और 9 8 72 यानी 25.28% हमारी वैल्यू आ गई। यानी इन दोनों का नेट परसेंटेज क्या बन रहा है, 25.28% बन रहा है। अब हमें यह पता करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो जरा ध्यान से सोचिए, जैसे एक अनुमान लगाइए आप कि अगर पहला रेट 20% का होता, दूसरा 10 का होता यानी इसका आधा, तो ये वैल्यू आपको पता है कितनी आती है, 20 10 30 2 32% आती है। आपको पता है कि आपका जो आंसर है वो ये नहीं है, 20 नहीं है मेरा रेट। तो आप और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखो नेचुरली अगर मुझे यहां 25 चाहिए तो आप अगर एक वैल्यू सोचिए मेंटली कि मैं यहां पर मान लिया लेता हूं 15 इसको लूंगा तो 15 और 7.5 22.5 बनेगा। जैसे 15 और 7 अगर मैं ले लूं तो 15 और 7.5 होगा 22.5, फिर यहां 15 इंटू 7.5/100 बनेगा। अब ये जो वैल्यू बनेगी ये 1 के आसपास है, तो 22.5 और 1 23.5, ये भी बात नहीं बना रहा है। थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, 16 और 8, आप कहोगे 16 और 8 से आंसर मिल जाएगा। और एक चीज और है, हिंट कहां से मिल रही है, ये जो 28 है ना दशमलव के बाद, 16 8 128 होता है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 16 8 128 से हिंट मिल रही है। तो अगर मैं 16 लूं इसको 8 लूं तो आपका बनेगा 16 + 8 + 16 8 128/100,
तो ये वैल्यू आप टोटल करेंगे तो 25.28% मिल रहा है, यानी ये x की वैल्यू मुझे 16% मिल गई, गेस हो गई वैल्यू। और ये बहुत जरूरी स्टेप है, इस वैल्यू को बहुत तेजी से मतलब आपको गेस करना है, और वो 0.28 हिंट दे रहा है। अब इस केस में क्या बनेगा भैया, सब x ऐसे लेते हैं 8%, 8%, 8%। अब देखिएगा आंसर में गैप ठीक ठाक है, 2317 है, फिर 2337 है, 2359 है, 2292, गैप ठीक ठाक है। तो हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, जैसे 8% अगर 3 बार मैं लेता हूं तो एक्चुअल में ये परसेंटेज होता है 25.9712%। बट आप इसको 26% लिख के सॉल्व कर लिए, लगभग 26% होता है 8% 3 बार। तो मुझे 26% अगर 9000 का निकालना है तो बेसिकली मुझे 26 इंटू 90 निकालना है। अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं इसका तो क्या मिलेगा देख लेते हैं भाई। अगर इसको आप सोचिए 100 माइनस 10 तो ये बनेगा 2600 माइनस 260, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 26 में 300 घटाइए और 40 जोड़ दीजिए, 2340। आपका जो आंसर इससे हल्का सा कम होगा क्योंकि ये 0.9712 है, तो आंसर हो गया आपका ए, 2340 से हल्का सा कम। ठीक है, ए करेक्ट हो गया। आप चाहें अगर एग्जैक्ट निकालने का आपका मन है तो 25.97 ले लो, आप इतना ले लो और इसको आप 90 से गुणा कर दो, तो आपकी वैल्यू बनेगी 100 माइनस 10 से 2597। ठीक है, अगर 100 से गुणा करोगे फिर माइनस 10 करोगे तो 10 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 259.7। ऑल्दो ये करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको दिखा रहा हूं। तो 10 में से 7 गया 3, 16 में से 9 गया 7, 8 में से 5 गया 3, फिर ये वैल्यू 5 में से 2 गया 3, ये 2337.3 आ गया। तो अगर आप 25.97 लोगे तो ए तक पहुंच जाओगे, बट थोड़ा अप्रोक्सीमेशन सीखिए, इसको 26% से कैलकुलेट करना सीखिए और इससे हल्का सा कम आपका आंसर ए हो जाएगा आसानी से। तो ये सीआई का बहुत अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव है, बट अगर आप सही से करेंगे तो इस सवाल को आप कर पाएंगे। हाँ, एग्जाम में इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो राउंड 2 में करिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गेस करना है, जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो भी आपने देखा कि आपको डेसिमल में दी है। तो ये राउंड 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बट यस डुएबल है एग्जाम में, ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो कर पाएंगे अप्रोक्सीमेशन वगैरह का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू 3 है। आपसे 7 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम पहले एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू निकल जाए या फिर कुछ साइन थीटा वगैरह कॉस थीटा वगैरह निकल जाए तो उससे फिर बाकी वैल्यूज निकाल के हम एक्सप्रेशन में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू दी है यहां कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर आप लगाओगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ सेक थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ टेन थीटा। वो कट ही जाता है, देखो दो दो कट जाएगा तो मैं सीधा सेक थीटा बटा टेन थीटा लिखता हूं। ये बनेगा 3 + 1 बटा 3 - 1। अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या हो गई, 2 के बराबर हो गई। ठीक है, अब सेक अपॉन टेन किसके बराबर होता है, ये वैल्यू कोसेक थीटा होती है। देखो 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि कोसेक थीटा होता है एक्चुअली। तो यहां से आपको कोसेक थीटा 2 मिल गया और थीटा की वैल्यू क्या हो गई फिर आपकी 30 डिग्री हो गई। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होते ही जो मुझे निकालना है मैं वहां जाऊंगा, 7 - 3 × 30 डिग्री पे कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, तो ये 3 × 3/4 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 + 2 × साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 हो गई। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, 4 × 7 = 28 - 9, 28 में 9 घटाओगे 19 मिलेगा। अब 19 देखते ही आप लगा दो सी आंसर। ठीक है, क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में 19 का फैक्टर नहीं लिखा है न्यूमरेटर में, तो आंसर हो गया सी। खैर सॉल्व करना है तो कर भी लेते हैं। 4 × 3 = 12, 2 14/4 बनेगा, तो ये 14 हो गया, तो 19/4, 14/4 में 4 4 कट जाएगा, मेरा आंसर सी आ जाएगा। और इस तरह से आपका उत्तर सी करेक्ट हो गया। आते हैं भैया सवाल नंबर 4 पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 7 लड़के और 3 लड़कियां एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है हम अगर 5 लड़के और 6 लड़कियां ले लें तो 2 गुना काम हो जाएगा 10 दिनों में। अब आप बताओ, 10 दिन में अगर 2 गुना काम हो रहा है, पहले 5 दिन में काम हो रहा था, अब आप 10 दिन में 2 गुना काम कर रहे हो, इसका मतलब टोटल एफिशिएंसी सेम ही है। भाई पहले केस में भी 5 की जगह 10 दिन ले लो, 2 गुना काम होता है। तो अगर दूसरे केस में नंबर ऑफ डेज डबल हैं, काम भी डबल हो रहा है, यानी एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं आया है। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि 7 बॉयज
प्लस 3 गर्ल्स इक्विवेलेंट हैं 5 बॉयज प्लस 6 गर्ल के। यहां से आपको मिलेगा कि 2 बॉयज इक्विवेलेंट हैं 3 गर्ल्स के, यानी बॉयज और गर्ल्स की जो एफिशिएंसी का रेशियो आपको मिलेगा वो मिलेगा यहां से 3:2। अब देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क है कितना। तो पहले केस में जो टोटल एफिशिएंसी बनेगी वो बनेगी 7 तिरिक 21, 3 दूनी 6, यही बनेगी। सीधे लिख देते हैं 7 तिरिक 21 प्लस 6, 21 प्लस 6 हो गया, इनटू इस केस में 5 दिन में काम हो रहा था, तो आपका टोटल वर्क हो गया 27 इंटू 5। अब ये कार्य का मुझे 60% कराना है किससे, एक बॉय से। तो इसका अगर मैं 60% निकालूंगा तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, 60% 10.6 गुना होता है। एक बॉय से अगर ये काम कराना है तो एक बॉय की एफिशिएंसी 3 है, लिख दो। अब 10.6 को 5 से गुणा करोगे 3 आएगा, तो ये कट गया भैया, क्या बचा आपका 27। तो 27 ही आपका आंसर हो गया, 27 आंसर हो गया आपका डी। तो सीधा सीधा सवाल है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। एग्जाम में राउंड 2 है, बट अभी करके देखते हैं, ठीक है। पेपर में 1-2 सवाल लंबे भी आ सकते हैं, उसके लिए मेंटली तैयार रहो, घबराना नहीं है, ठीक है। अगर कोई सवाल बड़ा आया तो वो सबके लिए आएगा, बस क्षमता होनी चाहिए एक तो उसको करने की और दूसरा सही समय पर करने की। तो पहले सवाल पढ़ते हैं, एंजॉय करिए सवाल को, घबराइएगा नहीं। टैप ए 30% टैंक को x घंटे में भर सकता है, बाकी का जो टैंक है वो टैप बी भर सकता है x प्लस 10 घंटे में। आगे कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 50% अधिक है। तो मैं ए और बी की एफिशिएंसी की अगर बात करूं सिर्फ, तो ये जो एफिशिएंसी है ए की वो बी से 50% अधिक है, तो एफिशिएंसी रेशियो 3:2 है। आगे कह रहा है कि अगर दोनों टैप को हम खोल दें, लेकिन ए की एफिशिएंसी अगर 1/3 होती खुद की एफिशिएंसी की, और बी की एफिशिएंसी मान लिया खुद की एफिशिएंसी की आधी होती, 50% होती, तो ये कह रहा है कि उसके कुछ घंटे बाद, मतलब पहले ये कम कम एफिशिएंसी से अगर काम करें, उसके कुछ घंटे के बाद ये अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करने लगे। तो जब ये पूरी एफिशिएंसी से काम करने लगेंगे तब इनको 5 घंटे और लग जाएंगे इस टैंक को पूरा भरने में। हमें बताना है कि किस टाइम तक ये पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे थे। ये हमें बताना है कि कब तक ये अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे थे। इस चीज को पहले हम समझते हैं। तो एक चीज बहुत गौर से सभी लोग बताएंगे कि 3 की जो एफिशिएंसी है, ए की और बी की एफिशिएंसी, हमारी 2 की एफिशिएंसी, तो हमें एफिशिएंसी मिल गई है। अब जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझते हैं और इस चीज को हम लिखने की कोशिश करते हैं कि इस एफिशिएंसी की रिलेशनशिप को हम किस तरह से डिनोट करेंगे। तो आप बताओ मुझे, ये 3 की एफिशिएंसी को ध्यान से देखिएगा, मैं अगर 3 के नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करूं तो एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक। और देखिएगा गौर से, इसके बाद मैं नीचे आता हूं और नीचे आके मैं लिखूंगा बी के लिए एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन क्या होगा, इसका वर्क डन होगा। और सवाल में बोला गया है कि भाई ये 30% काम करता है तो बाकी बचा हुआ काम 70% है, तो बी ने 70% किया, यानी ये वैल्यू हमारी 3/7 के बराबर है। यहां से अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कटेगा, ये आएगा 7x इज इक्वल टू 2x प्लस 20, 5x की वैल्यू 20 आ गई, यहां से आपकी x की वैल्यू 4 निकल के आ गई। x 4 निकलने का मतलब यह है कि अब मैं टोटल वर्क लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं टोटल वर्क जो मेरा है, आप ध्यान से देखिए, 3 इंटू एक्स, ये 30% काम है। 3 की एफिशिएंसी वाला x की वैल्यू अगर 4 मैंने रखी तो जो 3x काम है वो 30% है। अब 30% काम को 100% बनाने के लिए 10/3 से गुणा कर लेते हैं, तो 40 यूनिट का हमारा टोटल काम हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 घंटे तक, 5 घंटे आखिरी वाले फुल एफिशिएंसी से कार्य हुआ है। तो फुल एफिशिएंसी से 5 घंटे में ए और बी मिला के कितना काम करेंगे, आप कहोगे हम 25 यूनिट काम करेंगे। यानी पहले कितना काम हुआ है, 15 यूनिट का हुआ है। काम का मतलब भरना, टैंक को 15 यूनिट पहले भरा गया है। बट उस 15 यूनिट में ये कह रहा है कि भाई ए अपनी 1/3 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी 1 से काम कर रहा है,
बी 50% की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी ये भी 1 से काम कर रहा है, तो इसके पहले भैया देखो 7.5 घंटे इस तरह से इन्होंने टैप को भरा था। तो आपका उत्तर कितना हो गया? 7.5। बहुत शानदार सवाल है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अच्छे से करेंगे तो सवाल हो जाएगा। बट हाँ, मे भी इसको आप राउंड 2 में ट्राई करें, क्योंकि पढ़ने में ही सवाल ये बहुत बड़ा है, तो लेंदी सवालों को आप राउंड 2 के लिए एग्जाम में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक शॉपकीपर 20% आर्टिकल को 18% के प्रॉफिट पे बेचेगा, फिर 30% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 30% 15% के लॉस पे बेचेगा। बाकी कह रहा है कि जो रिमेनिंग आर्टिकल हैं उनको वो x% के लाभ यानी प्रॉफिट पे बेचेगा। और ये भी दिया है कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो अगर 7% का है तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या है। तो जरा समझिएगा क्या कह रहा है। 18 यूनिट, 100 यूनिट मान लेते हैं शुरू में, तो 18% जो नहीं सॉरी 20% यानी 100 यूनिट में 20% यानी 20 यूनिट्स को ये 18% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। बाकी 80 यूनिट बचा, उस 80 का 30% यानी 24 यूनिट ये 15% के नुकसान पे बेच रहा है। फिर कह रहा है कि जो बाकी बचा 44 के बाद 56 बचा, इस 56 यूनिट को वो x% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। और जो ओवरऑल मुनाफा है अगर इनको कंबाइन कर दें तो ये हमारा 7% का नेट मुनाफा हो रहा है। मुझे x की वैल्यू बतानी है। तो बहुत सरलता से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। आप 4 से पहले कॉमन लेके काट लीजिए, तो 4 पंचे 20 मिलेगा, 4 छक्का 24 मिलेगा और 4 14 चौके 56 मिलेगा। तो अब देखो कहानी क्या है, हम औसत से एवरेज से सवाल कर सकते हैं। आप करो कि 3 वैल्यूज है मेरे पास, +18 -15 और +x। इनको अगर 5:6:14 में मिलाया जाए तो हमें नेट +7 मिलेगा। क्या करेंगे? डेविएशन यूज कर लेते हैं। आप कहोगे 7 अगर ओवरऑल एवरेज है तो 11 इस 7 के रेस्पेक्ट में, 18 इस 7 के रेस्पेक्ट में +11 है, तो +11 इंटू 5 कितना हो गया? 55, यानी ये +55 है। -15 7 के रेस्पेक्ट में -22 पीछे है, -22 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो -132 आएगा। तो जो मुझे दो वैल्यूज ज्ञात हैं, पता है, इनका अगर आप नेट देखें तो ये 11 × 5 = 55 है, ये 11 × 12 है, तो ये -77 आ गया। तो दो नोन वैल्यू से मुझे -77 का डेविएशन मिला। तो ये जो अननोन वैल्यू है, ये अननोन वैल्यू मुझे +77 का जब टोटल डेविएशन देगी तब हमारा नेट डेविएशन 0 हो जाएगा। तो +77 कितने लोगों को मिलकर देना है? आपको होगा 14 लोगों को मिलकर देना है। इसको डिवाइड करिए तो आपको मिला +5.5, और मैं परसेंटेज लगा देता हूं क्योंकि ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है। यानी ये वैल्यू मुझे औसत के रेस्पेक्ट में 5.5 प्लस का डेविएशन दे, यानी इसकी वैल्यू है 7 + 5.5। तो जो x की वैल्यू है वो आ गई आपकी 12.5%। तो 12.5% कहां दिया है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। अच्छा सवाल है। और भी तरीके हैं इसको करने के, बट ये जो तरीका है ये सबसे बढ़िया और सटीक तरीका है। तो आप और कोई तरीका मत देखिए, वरना इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, बट ये सबसे सही तरीका है। आसानी से आप डेविएशन यूज करके लगा सकते हैं सवाल को। ठीक है, आते हैं भैया अगले सवाल पे, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में आपको एक वर्गमूल निकालना है। एक वैल्यू है जो कि थर्ड टर्म है, करड़ी है, और ये इसके बराबर दिया है। इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू कंपेयर करके निकाल के a + b/b - a का मान हमें बताना है कि किसके बराबर होगा। तो इसको जरा गौर से देखिए, और स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। आप कहोगे यहां तो चलो 35 रहने दो, यहां 2 बाहर रखिए, और 2 बाहर रखने के बाद जो 6 है उसको अंदर लेके जाइए। तो 6 को अंदर ले जाएंगे तो 6 × 6 यानी 6 स्क्वायर अंदर जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे कुछ 2 नंबर ऐसे खोजने हैं यहां से कि उनका टोटल मुझे 35 मिल जाए। इसको मुझे एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि टोटल वैल्यू हमें कितनी मिल जाए? 35 मिल जाए। तो देखिए, सबसे अगर आप 2 2 2 खींच लो तो इंटू 8 बन जाएगा, और 3 3 3 कितना बन जाएगा? 27। 27 इंटू 8 यहां बनाएंगे, 27 + 8 यहां 35 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे तो वो बनेगा √27 + √8, जिसको मैं लिख सकता हूं 3√3 + 2√2।
अब यहां √2 के साथ a है तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, यहां √3 के साथ 3 है तो b की वैल्यू क्या हो गई 3। a और b निकल गए, a और b अगर निकल गए तो a की वैल्यू हम रखेंगे 2, b की वैल्यू मेरी निकली है 3, b की वैल्यू निकली है 3, a की वैल्यू निकली है 2, तो वैल्यू हो गई 5/1 और 5/1 क्या है हमारा 5 के बराबर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो स्क्वायर रूट निकालना है, कंपेयर करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है और आंसर निकल गया। ठीक है। 8वां सवाल कह रहा है कि मंथली बजट प्लान एक व्यक्ति का जिसकी मंथली इनकम 18,000 रुपए है वो एक पाई चार्ट से दिखाया गया है। तो जो भी उसका रेंट पे इतना परसेंट, फूड पे इतना परसेंट, मिसलिनियस पे इतना परसेंट, सेविंग इतना परसेंट, एजुकेशन पे इतना परसेंट जाएगा। टोटल जो मंथली उसका बजट है वो 18,000 रुपए का है। तो इस 18,000 रुपए में ये सारी चीजें हैं। अब सवाल कह रहा है कि मंथली एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन में है इज लेस देन दैट ऑन रेंट बाय, वो रेंट से कितना कम है। मंथली एजुकेशन, मंथली एक्सपेंडिचर एजुकेशन रेंट से कितना कम है। तो एजुकेशन 18% है, रेंट हमारा 20% है, तो आप खुद देखो 2% कम है, तो 2% का अंतर है और इसका बेस कितना है 18,000। 18 दुना कितना हो गया 36, 360 आंसर आ जाएगा। ठीक, बेसिकली परसेंटेज हटाओगे 2 जीरो हटेगा, 180 इंटू 2 बनेगा 360, आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला सवाल, मंथली बजट प्लान ऑफ ए मैन। अच्छा, पिछले सवाल में एक चीज देखना ध्यान से बेटा, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको पता है बेस आपका ऐसा है, अंतर यहां 2 है, तो 18 दुना 36 होता है। अब मेरा आंसर 36 हो सकता है, 360 हो सकता है, अगर मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब भी मैं परसेंटेज निकालूंगा तो प्रोडक्ट निकाल के 100 से डिवाइड करते हैं। तो जो अंक हमारे हैं वो एक तरह से देखो 18 और 2 का गुणा होना है, बाद में जीरो का खेल है। तो अगर आप सिर्फ ये देखो 18 दूना 36 और देखो किस ऑप्शन में आपको 3 और 6 दिख रहा है, वही लगा देना है। कितने जीरो है क्या है सब सोचना नहीं है, वो तब सोचना होगा जब सारे आंसर में 36 के टर्म्स हो, 360 भी हो, 3600 भी हो, 36 भी हो, ऐसा तो है नहीं। तो आप सीधे लगा सकते हो ए ऑप्शन, बिना कुछ कैलकुलेशन वगैरह को ज्यादा किए हुए, मेंटली 18 दूना 36। यहां कह रहा है कि एक्सपेंडिचर रेंट पर इज मोर देन दैट ऑन मिसलीनियस पर्पज बाई, आंसर परसेंटेज में, तो मुझे परसेंटेज में आंसर बताना है। तो मिसलीनियस पर्पज क्या है 11% है, 11 लिखिए, और जो रेंट है वो 20% है, तो 20 लिखिए। अब कह रहा है कि ये कितना परसेंट अधिक है, आप कहोगे 9 अधिक है, तो मुझे 9/11 की वैल्यू बतानी है। 1/11 क्या होता है 9.09% के आसपास होता है, तो ये वैल्यू आ गई 81.81%, आंसर हो गया आपका बी। तो सीधा सा कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन 1/9 का यूज करके आपका आंसर आ गया बी, एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 9,981। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक चित्र दिया है, इसमें आपसे कह रहा है कि एपी जो है वो 1/3 है पीबी का, और जो AQ है वो 1/3 है QD का। अगर APCQ का एरिया 72 है तो ABCD का एरिया बता दो। राइट, एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। राइट, कि हम ये बोलेंगे कि ये जो चीज आपके सामने दी गई है, राइट, या तो हम बोल दें कि ये जो जो आकृति है ना, इसके बारे में हमें बोलना पड़ेगा कि ये कौन सी आकृति है। राइट, इज इट रेक्टेंगल, इज इट पैरेललोग्राम और समथिंग। राइट, तो आपकी सहूलियत के लिए मैं बोल देता हूं कि ये रेक्टेंगल है, ABCD, ABCD रेक्टेंगल है। ठीक, तो इससे होगा क्या, देखिए ये 90 डिग्री हो जाएंगे। राइट, क्योंकि यहां जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होना है, अभी आपको समझाता हूं क्या यूज होना है। तो हमें APCQ का एरिया दिया हुआ है, APCQ का एरिया हमें प्रोवाइडेड है। मैं जरा इसको ज्वाइन कर देता हूं। ज्वाइन करने के बाद देखिए मैं क्या बोलूंगा, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं इसको 3x बोलूंगा तो ये मुझे x दिया है। AQ जो है QD का 1/3 है, तो अगर मैं इसको 3y बोलूंगा तो ये वैल्यू मेरी y हो जाएगी। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस एरिया को 1 बोल दूं, अगर मैं इस एरिया को 1 बोल देता हूं, मान लिया 1, आई से इट इज 1, आप कहोगे ये सीधी सी लाइन है। अगर ये सीधी सी लाइन है और इस एरिया को मैंने 1 बोला,
आई सेड दिस एरिया इज 1। तो इसका बेस 3 गुना है, वर्टेक्स सेम है और सेम लाइन पे बेस है, तो ये 3 गुना हो गया, राइट। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो जब इधर टोटल 4 होगा, जब इधर टोटल 4 होगा, तो आपको पता है रेक्टेंगल में जो डायगोनल होता है ये 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है इसको, तो यहां का टोटल भी क्या आएगा, 4 आएगा। अगर यहां का टोटल 4 है और ये बेस 1:3 में है, तो यहां भी ये एरिया 1 होगा और ये एरिया 3 होगा। अब आप कहोगे कि जो APCQ है ये 2 यूनिट का एरिया है, और ये 2 यूनिट का एरिया क्वेश्चन में 72 के बराबर दिया हुआ है। पूरा जो रेक्टेंगल है 3 1 4 3 1 4 8 यूनिट का एरिया लेके बैठा है, यानी इसका 4 गुना, तो मुझे 72 का भी 4 गुना करना पड़ेगा। 2 4 दूनी 8 4 7 28, तो ये वैल्यू हमारी 288 के बराबर हो गई, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, सी। सरल सा सवाल है, राइट। वंस यू कैन राइट दिस यू कैन डू इट। तो ABCD यहां पर इस केस में वी नीड टू मेंशन अबाउट दिस। लग रहा था रेक्टेंगल, बट ये लिखा होना जरूरी, क्योंकि कहीं भी 90 डिग्री दिखा नहीं रहे थे वो, तो हमने इसलिए इसको मेंशन किया, ये सवाल का पार्ट होना चाहिए कि ABCD एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखें। ट्राइंगल ABC में D और E हमारे पॉइंट है, साइड AB और AC पे। DE पैरेलल है BC के, AD इतना है, DB इतना है, EC इतना है। हमें बताना है कि AC का आधा कितना होगा। तो भैया पहले ट्राइंगल बनाते हैं, तभी तो कुछ बोल पाएंगे हम लोग, है ना। तो जो ट्राइंगल की बात हो रही है, बातचीत हो रही है, वो कुछ ऐसी हो रही है। इसको कुछ पैरेलल बोला है तो बना लेते हैं। हमने कहा ये A है, ये B है और ये C है, ये हमारा D है और ये E है, ये पैरेलल हो गया। AD की वैल्यू हमें बोली गई है 2.7, DB की वैल्यू हमें दी है 6.3, EC की वैल्यू हमें दी है 1.5। हमें AC का आधा चाहिए, ठीक। AC के लिए AE निकालेंगे तब बात बनेगी। अब देखो इसमें आपको पता है जब DE BC के पैरेलल होता है तो ये केस बन जाता है सिमिलैरिटी वाला। मैं सिंप्लीफाई करता हूं, आपको देखिएगा ध्यान से। ये 2.7 और 6.3 का रेशियो निकाल लो, तो आपको हो गए 9 तिरिक 27, 9 सते 63। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का रेशियो 3:7 का रेशियो है, राइट। इसका मतलब क्या होगा, इधर भी ये दोनों रेशियो 3:7 में होंगे। तो अगर मुझे AE लिखना हो, यहां देखिए इस वैल्यू का अगर मैं 3/7 गुना करूं तो ये मिल जाएगा। तो यहां पे भी AE की वैल्यू इसका 3/7 करने से मिल जाएगी। तो 3/7 इंटू 3/2, ये वैल्यू आपको मिल गई 9/14। मुझे अगर AC का आधा निकालना है, AC की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ। आप कहोगे ये होगी 9/14 प्लस 3/2, ये तो AC की वैल्यू हो गई, है ना। AE प्लस EC/2 करना है, लिख दिया। अब देखिएगा ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी, 14 है तो ये 9 ही रहेगा, 2 सत्ते 14 तो 7 तिरिक 21 बनेगा, बटे 14 इंटू 2 बन जाएगा ये। अब ये वैल्यू हो गई 30/28, तो ये हो गया 15/14। तो AC/2 हमारा 15/14 के बराबर है, विच इज ऑप्शन सी। तो आपकी जो वैल्यू है वो ऑप्शन सी निकल के आ गई, और आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है हम किस लिए हैं, इस सवाल को जरा और तेजी से मैं करवाता हूं आपको। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इसको ओरली लगाएंगे ऐसे। अच्छा एक चीज आप सभी लोगों से मैं पूछता हूं, अगर ये रेशियो आप ध्यान से देखें 3:7, यहां ये 6.3 है, ये 2.7 है। अगर मैं इस साइड का आधा निकालूं, आप बताओ मुझे, अगर मैं इस साइड का आधा निकालूं, ये वैल्यू से ये वैल्यू छोटी है, शॉर्टकट देखिएगा, सीधा आंसर लगाना इस सवाल का संभव है विजुलाइजेशन से। ये जो भी वैल्यू है, मान लेते हैं x है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, लेस देन x है। आधा अगर आप करोगे तो ये पक्का लेस देन x आएगा, राइट, है कि नहीं है। जैसे ये अगर 1.5 है तो ये वैल्यू 1.5 से छोटी ही आनी है, सिमिलरिटी। अगर 1.5 ये है और 1.5 से छोटा आना है, मैं जोड़ के अगर आधा करूंगा तो आंसर मेरा क्या होगा, 1.5 से छोटा होगा। देखो ये 3 है, ये क्या है 2 से बड़ा है, ये 6 है, आंसर क्या हो गया, सी। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा लगाओ। मैंने सिमिलरिटी को विजुअल तरीके से पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, कि आप सिमिलरिटी को देखना शुरू करो।
तो ये क्लियर है कि ये वैल्यू अगर इससे छोटी है तो अगर मैं आधा निकालूंगा तो आधा इससे छोटा ही आएगा। क्लियर है कि नहीं? आप विजुलाइज करके देख लो ना, इस साइड का आधा कहां आएगा? ये 2.7 है, 6.3 है, कहीं यहां आएगा। आधा जो वैल्यू होगा वो 6.3 से छोटा है, तो इधर भी जो आधा है, एसी का आधा जो है वो 1.5 से छोटा होगा, और एक ही आंसर है सी, वही सही होगा। 12वां सवाल देखिए, एक चित्र दिया है जिसमें ओबी हमारा ओसी के बराबर है। ओबी इज इक्वल टू बीसी, सॉरी एसीडी 37 है, मैं थीटा लिखूंगा। आपको एओडी की वैल्यू बतानी है, ये वाले एंगल की, ध्यान से देखिएगा। अगर ये थीटा है और ये बीसी हमारा ओबी के बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज से, आइसोसेलेस ट्राइंगल से ये वैल्यू थीटा हो गई। फिर ये वाला जो कोण है ये एक्सटीरियर एंगल है, बीसी ओसीबी का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, तो ये 2 थीटा के बराबर हो गया। ये रेडियस है, इवन ओए भी रेडियस है, तो ये वैल्यू भी 2 थीटा के बराबर हो जाएगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल अगेन, इसके अपोजिट भी 2 थीटा बनेगा। अब देखिएगा, एक ट्राइंगल देखिए, जिस ट्राइंगल का नाम है एसीओ। एसीओ का जो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक, तो आप ये कहेंगे कि यहां पर ये वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी, ये 3 थीटा के बराबर आ जाएगी। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा, ये वैल्यू हमारी 3 थीटा के बराबर हो जाएगी। तो अब आप बताइए आपका आंसर क्या है? अगर ये आपने कहा मेरा 37 डिग्री है, अगर ये वैल्यू मेरी 37 डिग्री है, और ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस पे सवाल अगर बने तो वहां ये सब तिकड़मबाजी करने की जरूरत ना पड़े, आपको पता होना चाहिए कि सर्कल में इस केस में ऐसा होता है, 3 थीटा होता है 3 गुना 37 दिया 111, आपका आंसर हो गया बी। 13वां सवाल देखिए, एक आयरन वेसल है जिसका आपको बेस का लंबाई और चौड़ाई दिया है। लंबाई चौड़ाई दिया है आयरन वेसल का, और हमें यह नहीं बताया है कि उसका किस शेप का है। तो जब लंबाई चौड़ाई दी हो, हमें उसको रेक्टेंगल एज्यूम करना है। लेंथ और ब्रेड्थ दी है, कुछ नहीं बोला है, तो हमें उसको रेक्टेंगुलर शेप का एज्यूम करना है। अब कह रहा है कि इस आयरन वेसल में रेक्टेंगुलर बेस एंड देन ऊपर हाइट होगी, तो एक तरह से ये प्रिज्म स्ट्रक्चर है, क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है, जिसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी दिया है, H नहीं पता है। कह रहा है इसमें आप पानी हम पोर करेंगे, पानी भर दिया इसमें। इसके बाद इसके अंदर हमने एक स्फेरिकल आयरन बॉल डाली है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का है, इसको मिला दिया, इमर्स कर दिया कंप्लीटली। कह रहा है कि कितने से वाटर राइज करेगा मिलीमीटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलीमीटर पूछ रहा है, यहां सारा डेटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर का क्या रिश्ता होता है? 10 से गुणा करना पड़ेगा। जो भी सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी 10 से गुणा करेंगे, मिलीमीटर में आएगा। अब ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन में डिजिट सारे ऑप्शन में सेम है, 363। तो आपको प्रोडक्ट नहीं निकालना है, सब में 363 दिया है। आपको देखना है कि आपका वैल्यू किस ऑर्डर का होगा। तो खैर लिखना तो पड़ेगा ही पहले, तो चलो जरा लिखते हैं। तो आप कहोगे कि भाई देखो 33 इंटू 15 इंटू एच, वाटर कितना राइज करेगा? उतना ही राइज करेगा जितना हमारा इस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा। तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। अच्छा, आर क्यूब को ना मैं ऐसे लिखूंगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अभी सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, आंसर जो आएगा उसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब जरा जो कुछ कट रहा है ना, काट लेते हैं एटलीस्ट। तो आप कहोगे 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, ये 7 से 1 7 कट गया। तो अब अगर ध्यान से देखो आप, एच की वैल्यू मैंने लिखी यहां पर, तो ये मुझे मिल रहा है 22 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, यहां 3 बचा है, यहां 2 बचा है, तो ये 6 बचा हुआ है। या आप एक काम करिए, इस 2 से इसको काट लीजिए तो ये 11 बन जाएगा। तो एक तरह से ये वैल्यू मेरी कितनी हो गई? 11 डिवाइडेड बाई ये जो 33 इंटू 15 है, इसको मैंने नीचे लिख दिया। 11 से कटेगा 3 बनेगा। अब अगर आप ध्यान से आपकी वैल्यू देखें तो ये तो 49 हो गया, और यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 45। सही लिखा है मैंने? एक बार कैलकुलेशन चेक करना है। LBH 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, राइट। तो ये 4/3 इंटू 22/7 और अच्छा एक मिनट सॉरी, एक चीज गलत हुई है। ये जो 33 है और ये जो 3 है, 1 मिनट, 11 33 से तो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मैंने एक गलती करी थी। अब ये 7 इंटू 7 जो है वैल्यू 49,
नीचे आपका आएगा 15 तियां 45 तियां 135, ये आएगा। तो h की वैल्यू मेरी हो गई 49/135 सेंटीमीटर में। मिलीमीटर में आपकी वैल्यू हो गई 490/135। सॉल्व मत करना, आप खुद देखो। 13 तियां 39, सॉरी मिलीमीटर में आया ये, 13 तियां 39, 3 बार से ज्यादा है। तो आपका आंसर हो गया बी 3.63। आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको ऑर्डर देखना है। 13 तियां 39 मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है, 490 बन गया, 3 से ऊपर आंसर हो गया बी। 3 पॉइंट समथिंग आएगा तो बी आएगा। 14वां सवाल कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल पाइप है, उसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम 1936 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थिकनेस 4 सेंटीमीटर दी है। आपको बताना है कि पाइप की लंबाई क्या होगी, राइट। तो देखो ऐसा है, पहले तो वॉल्यूम लिखूंगा मैं, तो पाई, एक्सटर्नल रेडियस मुझे 9 दिया है, थिकनेस अगर मुझे 4 दी है तो इंटरनल रेडियस 9 माइनस 4 5 बनेगा। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। लेंथ की बात हो रही है, एच मान रहा हूं मैं लेंथ। ये हमारे हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, और ये वैल्यू मुझे दी है 1936। मुझे एच नहीं निकालना है, सवाल में जो गलती नहीं करनी है, डबल ऑफ द लेंथ ऑफ पाइप। तो ये ध्यान रखना, हमें एच नहीं निकालना, हमें 2h निकालना है। अब मैं यहां लिखूंगा पाई को 22/7 इंटू ये 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक, 9 + 5 14 इंटू 9 माइनस 5 4, ऐसे लिख सकता हूं, राइट। बहुत सिंपल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज वॉट, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1936। अब काट पीट मचा लेते हैं भैया, क्या क्या कटेगा देखते हैं। तो सबसे पहले तो 7 दूनी 14 हो गया ये, ठीक। अब ये 4 दूनी 8 काटते हैं, 8 दूनी 16, 3 19, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 242 हो गया। अब h की वैल्यू अगर आप करोगे तो 242/22 मिलेगा। मजेदार बात यह है कि ये 11 के बराबर है। h अगर 11 के बराबर है तो हमें h नहीं लगाना है, ये गलती मत कर देना, एग्जाम में ऐसी बहुत सिली मिस्टेक करते हैं लोग। 2h पूछा गया है डबल, इसलिए एग्जाम में जो कुछ पूछा जाए बालक उस पर ध्यान जरूर देना, क्या पूछा गया है। h नहीं, लेंथ नहीं पूछा है, h नहीं पूछा है, 2h पूछा है, डबल ऑफ दैट। तो डबल ऑफ दैट 22 होगा, तो डी ऑप्शन आपको लगाना है। 15वां सवाल कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया है, ये ax² + by² + cxy के बराबर है, मुझे a + b - c का स्क्वायर रूट निकालना है। ऐसे सवालों में दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्सपैंड करो, कोफिशिएंट कंपेयर करो। दूसरा तरीका होता है कि क्या मैं x और y की कोई ऐसी वैल्यू रख सकता हूं जिससे a + b - c मुझे दिखने लगे। तो देखो, a का कोफिशिएंट 1 रखना है, b का भी 1 रखना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं ax² और by² है, तो x और y को मैं +- 1 कुछ भी रखूं तो ax² और by² a + b बना देगा। लेकिन जो x इंटू वाई है c के साथ, वो अगर मुझे -1 बनाना है तो मुझे एक को +1 और एक को -1 लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं x को 1 ले लूं, y को -1 ले लूं, तो x इंटू वाई -1 हो गया। अब आप बताओ मुझे ax² क्या बनेगा, a, by² -1 का स्क्वायर क्या होगा, +b, 1 ही हो जाएगा। और xy -1 हो गया तो ये बन गया -c। तो ये रखने से मुझे ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट मिल गया, और ये अगर डायरेक्ट मिल जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगा मैं। तो वही चीज मैं यहां भी रखूंगा। तो x और y अगर 1 और -1 है तो इसका प्लस करोगे, सम करोगे तो 0 बनेगा। x + y 0 हो गया तो 64 × 0 खत्म। दूसरी वैल्यू जो है ये है -27 इंटू x - y का क्यूब। x - y यहां से 2 बन जाएगा, एक में -1 घटाओगे 2 मिलेगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8। डिवाइडेड बाई क्या करना है भैया, x + 7y, x हमारा 1 है, 7 इंटू वाई -7 है तो ये बनेगा -6। इसी को सॉल्व करना है, माइनस माइनस कट गया, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 2 चौके 8, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 36। अब अगर a + b - c 36 है तो हमें आंसर क्या लगाना है, c, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यू अगर 36 है तो उसका स्क्वायर रूट लेने पे 6 आ जाएगा। अब अगर ये सवाल, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में जहां वैल्यू रखने से काम चल जाता है, लेकिन अगर मैं यहां पर -c, ये जो वैल्यू x इंटू वाई -1 है, अगर यहां पर यही वैल्यू a + b - c ना पूछ के आपसे a + b - 2c पूछ लिया जाए, तब हमें a और b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, a³ - b³ वाला फॉर्मूला लगा के
एंड देन हम कंपेयर करके ये आंसर लगा पाएंगे। तो ये जरूर देखें कि क्या क्वेश्चन अलाउ करता है वैल्यू रखने का, और आप इसको जल्दी कर लें अगर ऐसा है। 16वां सवाल कह रहा है कि एबीसी हमारे फ्रैक्शंस है इस तरीके से कि ए बी से बड़ा है और सी ए से बड़ा है। सी को हमने ए से डिवाइड किया, रिजल्ट हमारा आया 4/3, जो कि बी से 5/6 से एक्सीड करता है। आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, आपको बी सी बटे सी माइनस ए का मान निकालना है। बहुत गौर से देखिएगा कैसे निकालेंगे इसको हम, किस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन आएगा। तो देखो एक चीज आपको दी है कि c को अगर हम a से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट है वो 4/3 आ रहा है, और ये कह रहा है कि ये b से 5/6 अधिक है। जरा इन दोनों पे अब फोकस करो तुम। यहां से आपको b की वैल्यू मिल रही है एक्चुअली 4/3 माइनस 5/6। आप इसको क्या लिख सकते हैं 8/6, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। 8/6 में 5/6 घटाओगे 3/6 बनेगा, यानी b की वैल्यू 1/2 आ गई। अब मजेदार बात देखो, मैं अगर a प्लस सी की वैल्यू निकालूं तो वो बनेगी 15/2 माइनस b, यानी 7 हो गया। ये a प्लस सी हमारा 7 हो गया। a और c का रेशियो 3/4 का है, तो अगर ये 3/4 का है, टोटल 7 है, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। भाई 7 को अगर 3/4 में बांटना है तो बढ़ गया ना 3 और 4। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, और b तो पहले ही 1/2 पता है। अब b इंटू सी लिखना है, b हमारा 1/2 है, c हमारा 4 है, बटे c माइनस a करना है, तो 4 माइनस 3 1 हो गया। मेरा आंसर क्या आ गया 4/2 यानी 2। तो आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन 2। ऐसे सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, इनकी बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जल्दी से एग्जाम में इसको आप कर पाए। तो तरीका ध्यान से देख लेना। 16वां सवाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17वें सवाल पे। 17वां सवाल कह रहा है कि हमारा एक 6 अंकों की संख्या है 30x2y8, ये 72 से डिवाइड हो जाता है। आपको बताना है कि हमारी y माइनस एक्स के होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी, और ये ध्यान रखना कि हमें y की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। तो जरा ध्यान से देखते हैं पहले तो कि 72 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि मेरा नंबर जो है वो 8 से भी डिवाइड होगा एंड 9 से भी डिवाइड होगा। अब 8 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है? 8 से डिवाइड होने की कंडीशन होती है कि ये जो संख्या है लास्ट 3 डिजिट हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये नंबर क्या है, बेसिकली ये नंबर है 200 प्लस 10 इंटू वाई प्लस 8। यही तो नंबर हुआ आपका 200, 2 इंटू 100 200 प्लस 10 इंटू वाई, क्योंकि दहाई पे है 8। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 200 8 से कट जाता है, 25 8 200 होता है, 8 भी कट जाता है। अब ये 8 से कब कटेगा? जब हमारे y की वैल्यू आप क्या क्या ले लें, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों 8 से कट चुके हैं। हमारी y की वैल्यू क्या क्या हो कि हम 8 से इस वैल्यू को काट पाएंगे, तो आप कहोगे y 0 ले लो, तो 10 इंटू वाई 0 बनेगा, कट जाएगा। y को आप 4 ले लो, 40 बन जाएगा, कट जाएगा। y को 8 ले लो तो भी कट जाएगा। अगर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो मैं y की वैल्यू लूंगा 8। y अगर मैंने 8 ले लिया तो आपकी वैल्यू क्या हो गई 30x288। अब ये नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। देखिए 8 8 16 2 18, इसका सम 18 है, तो इसको काट दो, ये तो 9 से कटेगा ही। अब बचा क्या x 0 3, ये दोनों का टोटल 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये तब होगा जब x की वैल्यू हम 6 लें। ठीक, तो y 8 आ गया, x हमारा 6 आ गया, तो y माइनस एक्स क्या बन गया, y 8 इसलिए लेना है, हाईएस्ट लेना है, तो 8 माइनस 6 2 बन गया। इसका क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब क्या होता है 8। आंसर क्या हो गया ए। आसान सवाल है, कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए आपको। 18वां सवाल कह रहा है कि आपके दो नंबर जो हैं वो एक तीसरे नंबर से 70% और 55% कम है। कितने परसेंटेज से हम दूसरे नंबर को घटाएं कि ये पहले नंबर के बराबर हो जाए? तो आप एक काम करिए, दोनों नंबरों का तुलना तीसरे नंबर से किया गया है। तीसरा नंबर आप मान लो 100 है, ये थर्ड नंबर है हमारा, पहला नंबर दूसरा नंबर यहां आएगा, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा इससे 70% कम यानी 30। सेकेंड नंबर क्या होगा इससे 55% कम यानी 45। अब दूसरे नंबर को मैं कितना कम करूं, कितना परसेंट कम करूं कि ये पहले के बराबर हो जाए? आप कहोगे 15 कम कर दो। 45 के बेस पे 15 कम करने का मतलब है 1/3 कम कर दो,
और 1/3 तो आपको पता है 33 1/3% होता है, यानी मेरा आंसर क्या है? सी। तो सी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, 19वां सवाल देखिए, 19th क्वेश्चन कह रहा है एक फ्रैक्शन है, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं इस तरीके से कि इज रिड्यूस्ड फॉर्म इज, अच्छा एक मतलब एक फ्रैक्शन है उसको हम चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं कि उसको पहले क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद उसके न्यूमरेटर को 130% से बढ़ा देंगे, डिनोमिनेटर को 35% से घटा देंगे, रिजल्ट जो आएगा वो ओरिजिनल फ्रैक्शन के स्क्वायर का 6/7 गुना है। तो सवाल ये कह रहा है कि मैं इस फ्रैक्शन को x³/y³ पहले क्यूब करूंगा, फिर मैं इसको 130% कर दूंगा, इंक्रीज टू, बाई नहीं है, 130% कर देने का मतलब होता है कि ये वैल्यू 1.3 गुना हो गई, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को मैंने 35% से कम कर दिया, यानी 0.65 गुना कर दिया। आप 65/100 भी लिख सकते हो, इसको 130/100 लिख सकते हो, एक ही बात है। फिर कह रहा है ये जो वैल्यू है ये इस फ्रैक्शन के स्क्वायर का 6/7 गुना है, और फ्रैक्शन निकालना है। द न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर निकालना है, यानी फ्रैक्शन निकाल के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का गुणा करना है। अब यहां से देखते हैं क्या होगा। 65 दूना 130 होता है, तो ये 2 बन गया भैया, 2 से काटेंगे तो ये वैल्यू 3 हो गई, एक्स स्क्वायर से 3 पावर कटेगा तो 1 बचेगा, वाई स्क्वायर से 3 पावर कटेगा 1 बचेगा, x/y की वैल्यू क्या आ रही है? 3/7 आ रही है। इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा गया है तुमसे, कितना हो गया? 21। आंसर क्या हो गया? सी। सवाल पढ़ने में लग रहा था क्या है, बट सिंपल है, आप लिखोगे आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। 20वां सवाल देखिए, अनुज ने एवरेज निकाला है 10 3 अंकों की संख्या का, लेकिन उसने एक मिस्टेक कर दी है, उसने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया है, और इससे उसका एवरेज जो होगा वो 49.5 क्या हो गया? बढ़ गया। बताना है डिफरेंस हंड्रेड्स डिजिट एंड यूनिट डिजिट में क्या होगा। तो देखिए, जब भी 3 अंकों की संख्या की बात हो आपसे, आपको एक बात का ख्याल रखना है, और वो ख्याल ये रखना है कि अगर मैं ABC नंबर को उल्टा करके CBA बना देता हूं, तो इसकी वैल्यू मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये होता है 100A + 10B + C, ये वैल्यू बनती है 100C + 10B + A। अगर आप इन दोनों को घटाएं, मतलब इसमें से ये घटाएं, तो आपको यहां मिलता है 100 × C - A, और ये तो कट ही जाता है, और यहां पर आपकी वैल्यू मिलती है +A - C, वैल्यू हो जाती है 99 × C - A। यानी जो नेट सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है, डिपेंडिंग ऑन कि वैल्यू बाद में बड़ी है छोटी है, वो 99 × C - A। अगर यही चीज मैं 2 डिजिट नंबर पे अप्लाई करूं कि AB को हमने BA पढ़ लिया, और ऐसा करता हूं तो ये 10A + B होता है, और यहां 10B + A होता है, तो आपकी वैल्यू आती है यहां से 9 × B - A एक्चुअल में। ये ध्यान रखना है आपको, ये क्रिएट होता है, राइट। तो बेसिकली ये B - A क्या है? अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उनके डिजिट्स का डिफरेंस। ये C - A क्या है? जो 3 डिजिट के नंबर हैं उनकी पहली और आखिरी डिजिट का अंतर। अब मान लेते हैं आपके एग्जाम में डेटा ऐसा है, जैसे ये सवाल है, आप कह रहे हो कि भाई मान लेते हैं हमारे पास जो नंबर हैं वो n है। कितने नंबर हैं? n नंबर्स हैं, और उनका औसत आप कहते हो मान लिया a से बढ़ गया। ध्यान से देखना, n नंबर्स हैं, औसत a से बढ़ गया, तो a से अगर औसत बढ़ेगा तो टोटल हमें इतना n × a के बराबर मिलेगा। ठीक, n है, नंबर्स कितने हैं, कितने हैं, कितने नंबर्स हैं, और a क्या है? एवरेज में क्या चेंज हुआ। सिमिलरली यहां पर क्या होता है, ये 9 × B - A किसके बराबर हो जाएगा? सेम कहानी, कितने नंबर्स हैं और एवरेज में कितना चेंज हुआ। अब अगर आपको डिफरेंस यहां से निकालना है B - A की वैल्यू, तो यहां बनेगा NA/9, ये पहले और आखिरी डिजिट का अंतर है। सेम यहां कहानी है कि पहले और आखिरी डिजिट का अंतर है, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो वो बनेगा N × A/99। तो सवाल के हिसाब से भाई 10 नंबर हैं, आप लिखिए 10 × ये जो A है बेटा, इस A से कंफ्यूज मत होना, मैं जरा इसको थोड़ा सा कहता हूं X कर देता हूं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए कि वो A और A दोनों तरफ सेम कैसे हो गया। X हो गया हमारा एवरेज में चेंज।
तो यहां पर जैसे ये वैल्यू आ गई n इंटू एक्स अपॉन 99। तो x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, नंबर 10 है, 49.5 है, डिवाइडेड बाई 99 है, 495 बाई 99 5 हो गया, तो डिजिट्स का अंतर कितना आ गया 5। तो आप इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि 3 अंकों की संख्या में अगर एक अंतर नंबर आपने उलट दिया और एवरेज में 49.5 का चेंज आया, मान लिया 10 संख्या है, तो 49.5 इंटू 10 कितना हो गया 495, और 495 को क्या करना है मुझे 99 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में तुरंत सवाल होगा। 21वां सवाल करा कि अमन 2 तरह के चावल बेच रहा है, बासमती और बोम्बा राइस। बासमती राइस को वो 68 रुपए में बेच रहा है, उसमें उसको 15% का नुकसान हो रहा है। बोम्बा राइस को 60 रुपए में बेच रहा है, 25% का फायदा हो रहा है। किस प्रपोर्शन में इनको मिलाए इन राइस को कि 25% का लाभ हो 80 रुपए में बेचने पे? तो तीनों की कहानी देखते हैं। 68 पे जब तुमने बेचा तो तुम्हें क्या हुआ, 15% का नुकसान हुआ। 15% के नुकसान का मतलब होता है 20 की चीज तुमने 17 में बेची, 17 चौके 68 हुआ, तो 20 चौके 80 हो गया, यानी बासमती का जो रेट है वो 80 रुपए पर किलो है, कॉस्ट प्राइस। फिर तुमने बॉम्बा राइस को 60 में बेचा है और तुम्हें 25% का फायदा हुआ। 25% के फायदे का मतलब होता है 4 को तुमने 5 पे बेचा, क्योंकि 25% 1/4 होता है। 5 से मिला 12 और 12 से मिला 48, तो बॉम्बा राइस का कॉस्ट प्राइस 48 हुआ। अब मिक्सचर को आप कितने में बेच रहे हो, आप मिक्सचर को 80 में बेच रहे हो, 25% का फायदा हो रहा है तुमको। ठीक, तो मिक्सचर पे अगर मुझे 25% का फायदा हो रहा है तो जरा एक बात आप बहुत ही सही से बताएं कि मिक्सचर में 25% का फायदा होगा तो आप कहोगे ये 4 और ये 5 बनना चाहिए। 5 से बनेगा 16 और 4 से क्या बनेगा 16 85 हो गया, तो 16 चौके 64 बना। तो मिक्सचर को आप 64 में बेच रहे हैं। तो पहली वैरायटी 80 है, दूसरी वैरायटी का रेट 48 है, और मिक्सचर को मैं कितने में बेच रहा हूं 64 में बेच रहा हूं। अगर आप निकालने जाएंगे औसत तो ये 16 बनेगा अंतर, और यहां पर भी 16 है, यानी क्वांटिटी रेशियो 1:1 में है। बराबर मात्रा हमें इनकी मिक्स करनी पड़ेगी। अगर हम बराबर मात्रा इनकी मिक्स करेंगे, अगर हम बराबर मात्रा इनकी मिक्स करेंगे तो बात बन जाएगी, जो हमें चाहिए वो भाई हो जाएगा, कोई इसमें समस्या ही नहीं आने वाली है। तो 80 48 64 हमने देखा कि क्वांटिटी रेशियो हमारा कितना बन रहा है 1:1:1। ठीक है, कोई समस्या, आई थिंक कोई भी समस्या किसी को भी इस सवाल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 840 किलोमीटर कवर करने में एक ट्रेन को 3 से ही 1/5 घंटे ज्यादा लगते हैं दूसरी ट्रेन बी से। ए की स्पीड को डबल करेंगे तो उसको 1 से ही 4/5 घंटे कम लगेंगे बी से। आपको ए की स्पीड बतानी है। मतलब ये सवाल आप ओरली कर सकते हो, 3 1/5 और 1 4/5 का टोटल करेंगे 5 घंटे आ गया। बी ए की स्पीड डबल हुई तो 5 घंटे की कमी आई, तो ओरिजिनली ए कितना लेगा 10 घंटे लेगा। 840/10 करेंगे 84 आएगा। मैं समझाता हूं मैंने क्या किया है। आप ये कह रहे हो कि भाई ये कोई बी है, ये बी कितना टाइम ले रहा है, इसको बोलते हैं टीबी। ए की कोई स्पीड है तो ए क्या करता है, इस बी के समय से 3 सही 1/5 अधिक समय लेता है यहां पर पहले। फिर आपने ए की स्पीड को जब दुगना कर दिया तो वो इसी बी के द्वारा जो टाइम ले रहा है उससे 1 सही 4/5 घंटे अब कम लेता है, यानी यहां। अब देखो ए को अगर आप ध्यान से देखें तो ए की स्पीड यहां जो थी और यहां जो थी, यहां की स्पीड ए की यहां वाली स्पीड से आधी है। इसका मतलब हो गया कि जब ए की स्पीड आधी हो जाएगी तो ए कितना समय का अंतर क्रिएट हो गया, इन दोनों का टोटल। इन दोनों का टोटल क्या है 3 1 4, 4/5 1/5 मिला लिया 5 हो गया, टोटल 5 हो गया। यानी ए की स्पीड दुगना होने से ए के द्वारा लिया गया जो समय है वो 5 घंटे कम हो गया। स्पीड दुगनी टाइम आधा कम हो जाता है, आधा हो जाता है यानी आधा कम हो जाता है, यानी 5 घंटे कम हुआ। तो ओरिजिनली ए जब ओरिजिनल स्पीड से था तो ए कितना टाइम लेता था 10 घंटे लेता था, तभी तो डबल स्पीड होने पे 5 घंटे कम हो गया, आधा। तो अगर ए का टाइम मिल गया तो ए की स्पीड निकालना कौन सी बड़ी बात है, 840 किलोमीटर 10 घंटे, ये हो गया 84। अगर आप ये बात मेरी समझ गए ना तो कमेंट में लिख के बताना कि हाँ सर समझ में आ गया। आप ओरली सवाल को करोगे एग्जाम में, वरना इक्वेशन बनाना पड़ेगा यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम में टाइम ही तो बचाना है। 23वां सवाल,
एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट है 45,000, 70,000, 75,000, उनका टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें 25% निकालना है डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट सी और बी। सी और बी के प्रॉफिट के अंतर का 25%, यानी सी और बी के डिफरेंस का 1/4 निकालना है। सबसे पहले मैं रेशियो लिखूंगा, 3 जीरो सबके काट दो, 45, 70, 75 लिखो, 5 से काट दो, 5 9 45, 5 14 70 और ये 15, ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। टोटल करेंगे कितना आएगा, ये 38 यूनिट आपका 60800 के बराबर है। अब आप 2 से पहले काट लो तो ये बनेगा 30400, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 19 हो गई। 19 से काटेंगे, 19 से करना 19, 19 छक्का 114 है, 1600 आ गया, एक यूनिट 1600 आ गया। अब देखो सी और बी का जो प्रॉफिट का अंतर है वो 15 - 14 एक यूनिट ही है, 1600 है। मुझे इसका 25% निकालना है, तो मुझे 1600/4 निकालना है। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 400 के बराबर हो गई। आपका उत्तर क्या हो गया, बी 400 आपका सही उत्तर हो गया, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 24 बहुत बड़ा सा दिख रहा है, मैं हट जाता हूं। सवाल कह रहा है कि एक टेबल है, इसको ठीक से पढ़ो। टेबल में क्या दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो वेरियस स्टूडेंट को वेरियस सब्जेक्ट्स में मिले हैं वो कितने हैं। तो इस टेबल में कोई भी डेटा जो आप देख रहे हैं, जैसे मैं किसी एक डेटा को पकड़ता हूं, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डी ने साइंस में 150 जिसका टोटल है उसमें 80% नंबर स्कोर किए। ये 80 नंबर नहीं है, ये 80% है 150 का, यानी 120 नंबर है। 80% 150 का 120, तो डेटा समझ में आ गया। हर वैल्यू परसेंटेज है, ये 72% 150 का है, ये वैल्यू 62% किसका है, 40 का है। तो बस एक बार ये समझ में आ गया। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है व्हाट इज द ओवरऑल अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय सी इन द एग्जामिनेशन। सी का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो बताना है कितना है। अच्छा सवाल है क्योंकि थोड़ी मेहनत है। सी ये है, सी भाई साहब ये हैं, तो पहले तो सी को आप ऐसे मार्क करो, जैसे मतलब ये इसका हमें निकालना है पूरी कहानी। टोटल नंबर पता है आपको कितने हैं, देखो ध्यान से, 100 100 200, 200 के बाद ये 100 बनेगा, 300 60 40 300 हो गया, और 300 300 600, तो 600 है। तो अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो परसेंटेज आएगा। टोटल नंबर निकाल लूं बटे 600 इंटू 100, तो 2 जीरो काट दिया, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 6 से डिवाइड करने पे। तो अब एक काम करते हैं भाई, ये 75 100 के 75% 100 पे है, 75 ही होगा। 56% 100 पे है, 56 ही होगा, लिख दो। अब ये जो 72% है ये 150 पे है। अब 150 का 72% इज इक्वल टू 150% ऑफ 72, x% ऑफ y, y% ऑफ x के बराबर होता है। तो आप 72% 150 का निकाल लो या 150% 72 का निकाल लो। अब 150 को मैं लिखूंगा 100 + 50%, 100% 72 का 72 होता है, 50% 72 का 72 का आधा हो जाएगा 36, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 108। तो ये वैल्यू हो गई 108, यहां पर लिख दो प्लस। यहां 75% 60 का है, 75% 3/4 के बराबर था, 3/4 अगर 60 का निकालोगे 45 आएगा, 3/4 60 का निकालो 15 या 45 बन जाएगा। यहां पर भी 75% है 150 का, 75% अगेन 3/4 होता है। तो 150 का अगर मैं 3/4 निकालू तो आप कहोगे 150 का पहले 1/4 निकाल लो, कितना होगा 37.5। 3/4 करना है, 3 गुना करना पड़ेगा। तो 37.5 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा, 37 3 111 होता है, 0.5 का 3 गुना 1.5 हो गया, तो ये वैल्यू 112.5 हो गई। प्लस 80% 40 का 32 होगा, तो यहां 32 लिख दिया। अब टोटल करो भैया फटाफट। तो जरा टोटल करेंगे और टोटल करके उत्तर निकालते हैं। देखो इन दोनों का टोटल हो गया 120, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है 120 हो गया। ये टोटल कितना है 140, 260 हो गया, 260 हो गया। 260 के बाद इसको अगर मैं जोड़ दूं या इसको जोड़ लो, तो 260 में अगर आप 56 जोड़ोगे 316 हो गया, और 316 में 112 जोड़ेंगे 428.5 हो गया। और इसको किससे डिवाइड करना है 6 से, 6 7 42, 7 का 7, 71 पॉइंट कुछ आया, नियरेस्ट डी है। आपको वैसे भी जो वैल्यू निकालनी है तो 71 पॉइंट कुछ का मतलब क्या है, डी लगा दो। सवाल कैलकुलेटिव है बट वी कैन डू इट। अगर आप सही से मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है तो आसानी से कर लोगे। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन इंग्लिश एंड मैथ एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एफ इन द सेम सब्जेक्ट। तो इंग्लिश और मैथ की बात हो रही है और बी और ई की बात हो रही है, बी और ई, इंग्लिश और मैथ, बी और ई। अब देखो मजेदार बात, 88% 100 का, 72% 100 का, दोनों का जब बेस सेम है तो सीधे परसेंटेज का अंतर देख लेते हैं। 88 में से 72 गया, कितना हुआ 16,
तो पहली वैल्यू आ जाएगी 16% ऑफ 100, यानी यहां पर जो अंतर क्रिएट होगा वो 16 का क्रिएट होगा। यहां पर आप आओगे तो आप कहोगे यहां पर जो अंतर क्रिएट होगा, बी और ई नहीं है, सॉरी बी और एफ है, माफ कीजिएगा, बी और ई नहीं, बी और एफ है। तो बी हमारा ये है, एफ हमारा ये है, यहां पर भी बी और एफ ये है, ठीक है। तो 88 माइनस 85 क्या बना, 3%, और 3% 100 का कितना होगा, 3 होगा, 3 का अंतर है। यहां 88 माइनस 74 कितना है, 14% कितने का, 150 का। अब 14% जो 150 का होगा वो 14 इंटू 1.5 होगा, बेसिकली 14 इंटू 150 बटा 100 करोगे तो 14 इंटू 150 बटा 100 क्या होगा, 14 इंटू 1.5, और 14 इंटू 1.5 कितना होता है, 21, 14 प्लस 7, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 24 यानी 24। तो 24 आपका आंसर हो गया ए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, आप सभी को समझ में आया। तो ये हमारा मॉक 5 खत्म होता है। अच्छा मॉक था, कुछ सवाल कैलकुलेटिव थे, कुछ सवाल लंबे थे, तो धैर्य के साथ करोगे सब बढ़िया होगा। नाउ इस क्लास में मैंने जो कुछ लिखा है रिवीजन के लिए, जो एनोटेटेड पीडीएफ है, लिखी हुई पीडीएफ उसको बोलते हैं एनोटेटेड पीडीएफ, वो भी आपकी अपलोड हो जाएगी इसी टेलीग्राम चैनल पे, राइट। तो ये टेलीग्राम चैनल @RamoSirOfficial, अभी जाके तत्काल ज्वाइन कर लीजिए, ये एनोटेटेड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, राइट। अगला जो मॉक टेस्ट होगा वो होगा अब मॉक नंबर 6, और ये 22 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये मॉक कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि इस मॉक टेस्ट में जब आपने खुद से सॉल्व किया तो आपने कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगले मॉक के साथ मिलेंगे। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ये एग्जाम के बहुत करीब दिन आ चुके हैं, इसमें बड़ी नर्वसनेस और घबराहट होती है, बट सबसे जरूरी क्या है, किताबों के साथ वक्त बिताइए, अपने मेंटर्स की बातें सुनिए और खूब पढ़ाई करिए। जितनी आप पढ़ाई करेंगे उतना ही प्रेशर कम रहेगा। अगर आप खाली बैठेंगे तो तकलीफ ज्यादा होगी। रिवीजन पे पूरा ध्यान दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले मॉक में, मॉक 6 में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन हमें बाई चॉइस लेना है, बाई चांस नहीं लेना है। और हमेशा ध्यान रखिए मंत्रा, डरना नहीं, करना है। धन्यवाद, गुड बाय।